सचिंद्र जी, भारतीय समाज की शूद्र और अति शूद्र जातियों के बुद्धिजीवी अपनी सारी पीड़ाओं का मूल कारण मनुस्मृति को मानते हैं। बाबा साहेब तो इस पुस्तक को जलाने तक की बात करते हैं। क्या मनुस्मृति को जला देने से भारत के जनतांत्रिक संविधान की धारा 341 की जातियों की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी? क्या मनुस्मृति को जलाने से जो आग की ज्वाला निकलेगी, इसमें भारत का घृणित, अप्रासंगिक और विद्रूप समाज जलकर राख हो जाएगा और इस राख से नया प्रतिष्ठात्मक समाज जन्म लेकर व्यवहारिक बन जाएगी? पश्चिमी समाज में फिनिक्स नामक पक्षी की कल्पना की गई है। इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र जब खत्म हो जाती है तब इसके शरीर में आग लग जाती है। पक्षी इस आग में जलकर राख हो जाता है और इस राख से नया फिनिक्स बाहर निकल आता है। क्या मनुस्मृति को जलाने के पीछे फिनिक्स पक्षी जैसी बातें तो नहीं हैं? आप भारतीय समाज विकास के युग धर्मों के इतिहास के वैज्ञानिक व्याख्याकार हैं। कृपया मनुस्मृति पर अपना तार्किक विचार रखने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, आपका प्रश्न आज के जीवन को छू रहा है और इस प्रश्न के उत्तर में ही भारत का नवजीवन छिपा हुआ है। इसलिए मनुस्मृति का अध्ययन और विश्लेषण तार्किक ढंग से करना बड़ा ही अनिवार्य है और इस काम में करोड़ों करोड़ सच्चे देशभक्तों को लगना होगा। इस गंदगी को, मनुस्मृति के ऊपर जो गंदगी पड़ी हुई है, उस गंदगी को साफ करना एक दो व्यक्ति से संभव नहीं है। इसलिए मनुस्मृति का अध्ययन कैसे किया जाए जिससे यह स्पष्टता से लोगों के सामने आ सके। भारतीय चेतना विज्ञान पर जो मैल जमा हुआ है वह मैल हट सके, इसके लिए इस तार्किक व्याख्या की ज़रूरत है। मेरी समझ है और जैसा मैंने मनुस्मृति के गंभीर अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त किया है कि मनुस्मृति का तार्किक विश्लेषण दो भागों में किया जाना है। दो भागों में इसकी तार्किक व्याख्या उचित होगी। प्रथम भाग है मनुस्मृति का द्वापरे यज्ञ माहुर्य बाला अर्थतंत्र। प्रथम भाग है द्वापरे यज्ञ माहुर्य बाला अर्थतंत्र, जिसके आधार पर मनुस्मृति सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नियम बनाती है। यह प्रथम भाग का है और यह प्रथम भाग का नियम सतयुग के तपः परम के युग धर्म और त्रेता के त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते के युग धर्म का नियम जुट जाता है। द्वापरे यज्ञ माहुर्यम वाला यह तीसरा चरण है। प्रथम चरण में तो इसका मूलाधार भारतीय समाज विकास के इतिहास के चेतना विज्ञान का, संवैधानिक संरचना का मूलाधार तो
सतयुग का कृत तपः परम कृत युगे है। फिर ज्ञान तप के अनुभव से जो ज्ञान हुआ है उसका युग आया है, और मुद्रा और बाजार के विकास के बाद करारोपण वाला अर्थतंत्र आया है। तो जब तक मनुस्मृति के ग्रंथ को बहुत गंभीरता से नहीं देखा जाएगा, तब तक इसके दो भागों के नियमों में जो अंतर है उसे नहीं देखा जाएगा, नहीं समझ पाया जाएगा। मेरे पास जो मनुस्मृति का ग्रंथ है वह ब्रज जीवन प्राच्य भारतीय ग्रंथमाला का ये है, और इसका प्रकाशन चौखंभा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं और इसमें 2672 श्लोक हैं। 2672 श्लोकों की भाषा टीका पंडित रामेश्वर भट्ट द्वारा की गई है, और मैंने प्रत्येक श्लोक का गंभीर अध्ययन किया और पाया कि जो इसका जो अध्यायीकरण किया गया है इन श्लोकों का 2672 श्लोकों का, वह बड़ा गड्ढमड्ढ है। इसलिए मनुस्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को पहले तो उन श्लोकों को चुन करके अलग रखना होगा जो तपः परं कृतयुगे द्वापर त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ माहुर्यम से संबंधित है। ये प्रथम भाग है। और जब से भारत भूमि पर बाहर की अतिरिक्त आबादी अपने सैनिक नायक के साथ लाठी भांजते हुए प्रवेश किया है भारत भूमि पर, और ये नायक भारतीय राजसत्ता के स्वामी बन गए हैं। इस अपना भारतीयकरण कर लिया है, भारतीय बन गए हैं और भारतीय राजसत्ता के स्वामी बन गए हैं। ये जो लगातारता में तूफान उठते रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर, श्रीमान सिकंदर के काल से हुन, शक, कुषाण, बैक्ट्रियन, पार्थियन, सीडियन, इस्लामी और क्रिश्चियन की अतिरिक्त आबादी जो भारत में आई है, लाठीबाज आबादी, असभ्य आबादी मैं कहूँगा उसे, मैं उसे हिंसक आबादी कहना चाहता हूँ। तो ये अहिंसा परमो धर्मः वाले भूमि पर शांतिमय मार्ग से जुगान रूप विकास करने वाले समाज पर लाठी का प्रयोग कर उसका नायक बनना, और फिर भारतीय समाज राजसत्तात्मक राजसत्तात्मक सामाजिक संरचना के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नियमों को अपने अनुकूल बना लेना और उसे भारतीय समाज में स्वीकृति दिलवा लेना लाठी के बल पर,
ये सब बातें हुई हैं जो मनुस्मृति में स्पष्ट है, जो मनुस्मृति में स्पष्ट है। पढ़िए, मुद्रा और बाजार के विकास के बाद मनुस्मृति दो प्रकार के सामाजिक श्रम विभाजन को संवैधानिक बनाती है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्वस त्रयो द्विजातीय, ये द्विजात कहलाती है। इसमें परिवर्तनीय व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय श्रम आ जाता है, क्योंकि व्यापार के विकास के लिए व्यक्ति को धन चाहिए, तो धन संग्रह जो व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है तो वो होता है। तो ये द्विज सामाजिक श्रम। और फिर जो फॉरवर्ड सोशल लेबर है, द्विज सामाजिक श्रम का मतलब फॉरवर्ड सोशल लेबर, व्यक्तिमूलक है। और ये बैकवर्ड सोशल लेबर, जात वाला जो है, जन्मना जात वाला और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम, वो भी है। और दोनों सामाजिक श्रमों को मिला करके मनुस्मृति जातीय वर्गीय मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थतंत्र को विकसित करती है। ये मूल मनुस्मृति है। और इसी अर्थतंत्र पर 8 प्रकार के विवाह संबंध को भी संवैधानिक बनाती है मनुस्मृति। है उसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। माने वर्ग समाज जब आता है, व्यक्तिमूलक धन संग्रह जब होता है, सामाजिक वितरण प्रणाली मुनाफा मूलक आती है, तो रक्त संबंधों पुराना बना नहीं रहता है। एक जमाना था त्रेता युग का, जब एक महादेव कुम्हार की बेटी से शादी कर लिया था, विवाह कर लिया था, तो वो सती को अपने पिता के यज्ञशाला में जाकर के जल जाना पड़ा था। इतना कठोर और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन पर आधारित जन्मना जातीय संबंध था, विवाह संबंध था। और जब मुद्रा और बाजार आया है, विस्तार आया है बाजारवाद का, तो विवाह संबंध में भी वर्ण संकरता आई है। और 8 प्रकार के विवाह संबंध को मनुस्मृति रखती है। ये सब मूल मनुस्मृति के प्रथम भाग के। फिर इसी भाग में मनुस्मृति राजा को इंद्रव्रती, वायुव्रती, यमव्रती, चंद्रव्रती, सूर्यव्रती, ये सब व्रती बना करके रखा है। और उसे भोग विलास से बाहर रखा है। मनुस्मृति कहती है कि यदि राजा खेत में कटे हुए खेत से लोढ़ा नोचा करके गुजर करे तो राजा बहुत बड़ा होता है। मतलब राजकोष में जो मुद्रा और बाजार के बाद भारी करारोपण से धन आता है, उस धन को राजा इस प्रकार से खर्च करे जिससे कि मशीन जुगा जाए जल्दी से जल्दी। और ये जो हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वाला समाज है वो ख़त्म हो जाए। क्या किया था मनुस्मृति ने? द्विज और शूद्र 2 प्रकार के सामाजिक श्रमों का विभाजन करके शूद्र सामाजिक श्रम को लक्ष्मण रेखा से घेर दिया, हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट से। जिससे कि ये व्यापारिक धनी लोग, व्यापारी धनी लोग गरीब लोगों को गुलाम नहीं बना सके।
इसलिए जन्मना जातीय सामाजिक श्रम में व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की गारंटी बनी रही। उसकी रोटी और आज़ादी का अपहरण नहीं हुआ। ये मूल स्मृति है। परम मनुस्मृति का नियम ही है परम स्वधर्मो विगुणो। यही है हेल्पफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। कहने का मतलब कि मनुस्मृति की तार्किक व्याख्या करने के लिए अनिवार्य है कि हम इन श्लोकों को छांटें, जिससे कि वो करारोपण वाला अर्थतंत्र को हम समझ सकें और सामाजिक श्रम विभाजन को समझ सकें, इसके मिश्रित अर्थतंत्र को समझ सकें और उससे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतनाएं बनती हैं उसको हम वैज्ञानिक ढंग से समझ सकें। अब ये जो मूल मनुस्मृति है प्रथम भाग का, ये मनुस्मृति का निर्माण दशावड़ा विधि आयोग या त्रैवड़ा विधि आयोग के द्वारा निर्मित है। यह व्यक्ति के मुंह से निकला और नियम बन गया वैसा नहीं है। ये आयोग द्वारा दशावड़ा और त्रैवड़ा मनुस्मृति में है, देख लीजिए। जो धर्म संविधान युग धर्म कौन बनाएगा, तो दशावड़ा समिति बनाएगी या त्रैवड़ा समिति बनाएगी। तो ये मनुस्मृति का प्रथम भाग का है। इसलिए बड़ी सावधानी से 2672 श्लोकों में से उन श्लोकों को लाना है, बाहर निकाल करके प्रथम भाग को दिखलाना है। और जब से बाहर से आई अतिरिक्त आबादी का तूफान भारत में आता है, तो उसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नियम बनाए गए हैं वह मनुस्मृति अलग है। हम अगले व्याख्यान में फिर इसे देखेंगे।